हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज पार्ट 9 के बारे में। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हमारी उत्तराखंड जीके की टेस्ट सीरीज अभी जो हाल ही वर्तमान में फॉर्म आए हैं यूके ट्रिपल एससी में वीडियो, वीपीडीओ और एआरओ सहायक समाज कल्याण अधिकारी के साथ साथ विभिन्न 854 पदों, कनिष्ठ सहायक के 751 पदों, व्यक्तिगत सहायक, आबकारी प्रवर्तन सिपाही, उत्तराखंड पुलिस और उत्तराखंड के जितने भी अदर एग्जाम्स होते हैं, पटवारी वगैरह वगैरह, सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण सीरीज है। और इस सीरीज में हम डेली कुछ महत्वपूर्ण उत्तराखंड के इंपोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करते हैं और उससे संबंधित व्याख्या के बारे में भी बात करते हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में जाकर रिस्पांस जरूर दें। और इसी के साथ साथ अगर आप उत्तराखंड को डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो और ऑनलाइन कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए गए नंबर से हमसे संपर्क कर सकते हैं, वरना हमारे यूट्यूब में पहले से भी काफी सारी वीडियोज पड़ी हुई हैं, आप उनको देखकर भी वहां से भी तैयारी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, उसके बाद आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया जाएगा, उस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को, सभी लोगों को जरूर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और आज का हमारा पहला प्रश्न है कि उत्तराखंड जागर विश्वविद्यालय किस स्थान पर खोला जाएगा। तो उत्तराखंड जागर विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है कहां पर? श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में। श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में उत्तराखंड जागर विश्वविद्यालय खोले जाने की घोषणा 2016 में की गई थी और अभी तक फिलहाल ये खोला नहीं गया, लेकिन कहां पर खोला जाएगा? तो श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में से खोला जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहीं से एक प्रश्न आता है कि उत्तराखंड जागर दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 सितंबर को उत्तराखंड जागर दिवस मनाया जाता है। अब देखिए जागर क्या होता है? जागर यानी कि जगाना। उत्तराखंड के इतिहास में अगर हम बात करें, कुमाऊं या गढ़वाल, दोनों स्थानों पर जागर की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि उत्तराखंड में ऐसा माना जाता है कि देवता को बुलाया जाता है जागर गा के। जागर को लगाकर देवताओं को बुलाया जाता है, देवताओं से उनकी इच्छा पूछी जाती है। और उत्तराखंड में गोलू देवता, गंगनाथ देवता, कलविश देवता, माता, अलग अलग प्रकार के देवताओं का, भैरू देवता, नरसिंह देवता, नंदा देवी माता, सभी का जागर लगाकर उनको बुलाया जाता है और उनसे आशीर्वाद भी लिया जाता है। तो जागर काफी महत्वपूर्ण है उत्तराखंड के कल्चर के लिए। इसी कारण दोस्तों मुख्यमंत्री हरीश रावत के द्वारा 2015 में जो भी जागर लगाने वाले लोग हैं उनके लिए पेंशन व्यवस्था की शुरुआत भी की गई थी। तो प्रश्न ये बन सकता है कि उत्तराखंड में जागर लगाने वाले जो भी जगरिये होते हैं उनके लिए पेंशन व्यवस्था कब से शुरू की गई थी? तो अक्टूबर 2015 से हरीश रावत की सरकार के द्वारा अपनी संस्कृति यानी कि उत्तराखंड की संस्कृति में जगरियों को बचाने के लिए यह पेंशन व्यवस्था शुरू की गई थी। क्योंकि दोस्तों होता ऐसा है कि आजकल ये चीज का क्रेज काफी कम हो गया है, जिस कारण लोग अपनी जो मातृ संस्था है या जो हमारे उत्तराखंड का कल्चर है उसे भूलते जा रहे हैं और इस प्रकार के जो जागर लगाने वाले लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। इसी कारण हरीश रावत जी के द्वारा उत्तराखंड की संस्कृति को बचाने के लिए अक्टूबर 2015 में जागर लगाने वालों हेतु पेंशन की व्यवस्था भी शुरू की गई थी। अब जागर काफी महत्वपूर्ण होता है। जागर में हमारे महत्वपूर्ण पात्र होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पात्र कौन होता है? जगरिया। तो ये प्रश्न आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों, जो मैं बता रहा हूं आपको। जगरिया जो कि क्या करता है? जागर का मुख्य पात्र कहलाता है। तो जागर का मुख्य पात्र कौन होता है? होता है जगरिया, जो कि क्या करता है? देवताओं को जगाने का कार्य करता है। यानी कि वह देवताओं की कथा गाता है या देवताओं के गीत गाता है और हुड़का बजाता है या थाली बजाता है। उसके बाद में देवता उस गीत को सुनकर क्या होते हैं? उद्धृत होते हैं। तो जगरिया जागर का प्रमुख पात्र होता है, जो कि यह करता है हुड़का बजाकर देवता को बुलाता है। भले ही वो कोई भी जागर हो, गंगनाथ देवता का जागर हो, गोलू देवता का जागर हो, भैरू देवता का जागर हो, माता का कोई जागर हो या गढ़वाल के किसी भी देवता का कोई भी जागर हो। तो जगरिया काफी महत्वपूर्ण है, जो कि जागर का मुख्य पात्र होता है और देवताओं को जगाता है, गीत गाता है। अगला जो मुख्य पात्र होता है इसमें क्या? पसवा। पसवा या फिर इसे क्या कहते हैं? डंगरिया। डंगरिया, ठीक है। जिस व्यक्ति पर देवता आता है, जगरिया के द्वारा हुड़के बजा के गीत गाया जाता है, और जिस व्यक्ति के ऊपर देवता आता है या जिस व्यक्ति के ऊपर भगवान अवतारित होते हैं, गोलू देवता, गंगनाथ देवता या कोई भी अन्य माता, तो उसे हम क्या कहते हैं? पसवा या डंगरिया कहते हैं। यानी कि जिस पर देवता आता है उसे पसवा या डंगरिया कहते हैं। तीसरा इसमें एक प्रमुख पात्र क्या है? भगरिया। भगरिया, भगरिया यानी कि भाग लगाने वाला। अब देखिए जगरिया जागर लगा रहा है, गीत गा रहा है, उसके पीछे भगरिया इस टाइप के भाग लगाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? भगरिया। ये 2 से 3 लोग होते हैं और इन्हीं भगरियों में से एक व्यक्ति होता है जो क्या करता है? थाली बजाता है। तो उस थाली का नाम मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, ठीक है। थाली होती है और थाली को बजाया जाता है और यहाँ पे जगरिया हुड़का बजाता है और इस प्रकार देवता यहाँ पे उद्धृत होता है, ठीक है। तो यह है जागर से संबंधित। और जागर से संबंधित एक और पात्र क्या होता है? श्योंकार या स्वाक, स्वाकर, स्वाकर, श्योंकार या स्वाकर। श्योंकार या स्वाकर क्या होता है? जो कि जागर का आयोजन कराता है, जो अपने घर में मंदिर में जागर लगवाता है, उसे श्योंकार कहा जाता है। तो ये कुछ टर्म है जागर से संबंधित जो कि महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तराखंड में कल्चर से रिलेटेड प्रश्न आजकल फेमस बने हुए हैं, तो आपको ये समझते हुए चलने पड़ेंगे। ऐसे ही देखिए 22 दिन का भी एक जागर होता है जिसे बैसी नाम से जाना जाता है। बैसी, अगर आप कभी बैसी में बैठते हैं, काफी सारे लोग 22 दिन तक एक टाइम खाना खाते हैं, तो उसे बैसी कहा जाता है, 22 दिन का जागर। और एक 14 दिन का जागर होता है, इसे क्या कहते हैं? चौरास कहते हैं, चौरास कहते हैं। तो यह है जागर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। दूसरा हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड का कौन सा स्थान रंगवाली पिछौड़ी के लिए प्रसिद्ध है? रंगवाली पिछौड़ी की बात करें तो अल्मोड़ा रंगवाली पिछौड़ी हेतु प्रसिद्ध माना जाता है। अल्मोड़ा को ही पीतल नगरी, ताम्र नगरी और उत्तराखंड की सांस्कृतिक नगरी
एग्जाम में प्रश्न पूछा आ चुका है यूबीटीआर के द्वारा कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक नगरी या उत्तराखंड की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में किस क्षेत्र को जाना जाता है, किसको जाना जाता है? तो अल्मोड़ा को उत्तराखंड की सांस्कृतिक नगरी और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। और रंगवाली पिछौड़ी हेतु प्रसिद्ध स्थान भी हमारा क्या है? अल्मोड़ा ही है। पिछौड़ा क्या है? अब यहीं से एक प्रश्न और आता है आपका कि पिछौड़ा क्या है, क्योंकि ये जो पिछौड़ा है ना, गढ़वाल वाले काफी कम लोग जानते हैं पिछौड़ा को, लेकिन कुमाऊं के कल्चर से इतना महत्वपूर्ण है पिछौड़ा कि इसके बिना तो कोई कार्य शुभ माना ही नहीं जाता है। कुमाऊं में जितनी भी शादियां होती है, कोई भी या जितने भी शुभ कार्य होते हैं, उसमें पिछौड़ा पहना जाता है और इसे पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। और इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? कत्यूरी काल से ऐसा माना जाता है कि इस पिछौड़े की शुरुआत हुई थी, पिछौड़ा पहनने की। ठीक है, तो पिछौड़ा क्या है? ये एक लाल रंग का एक वस्त्र होता है, लाल रंग का एक, जैसे आप दुपट्टा टाइप कह सकते हैं काफी, और हर शुभ काम में इसे पहना जाता है। तो पिछौड़ा एक शुभ का प्रतीक भी माना जाता है या खुशी का प्रतीक माना जाता है उत्तराखंड में, और शुभ कार्य में पहनने जाने वाला एक वस्त्र है, आप इसे कह सकते हैं, या एक परिधान है। और रंगवाली पिछौड़ी हेतु प्रसिद्ध स्थान अल्मोड़ा ही है। देखिए दोस्तों, सबको पता है रंगवाली पिछौड़ी तो अल्मोड़ा प्रसिद्ध है, लेकिन अगर आपको पिछौड़ा ही पता नहीं है ना, तो आदमी एग्जामिनर आपको घुमा देगा। जैसे एग्जामिनर ने पूछ दिया आपसे कि अलगोजा क्या है, अलगोजा क्या है? अब देखिए, अलगोजा सभी लोगों को पता है अलगोजा क्या है, एक वाद्य यंत्र है, लेकिन वहां पे लोग कोई कुछ लगा के आ रहा है, कोई कुछ लगा के आ रहा है, तो ये चीजें ना बेसिक होती हैं। ऐसे एग्जाम में इस बार एग्जामिनर ने एक प्रश्न पूछ दिया कि आसन बैराज, आसन बैराज किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए, सबको पता है कि आसन पक्षी विहार केंद्र, लेकिन आसन बैराज आया तो लोग कंफ्यूज, किसके लिए प्रसिद्ध है? कोई वहां मगरमच्छ मार के आ रहा है, कोई तेंदुआ मार के आ रहा है, जबकि वो पक्षी हेतु प्रसिद्ध है, आसन पक्षी बैराज। तो ये कुछ बेसिक होता है, हम तो परिभाषा हम याद कर लेते हैं, रट हम लेते हैं, लेकिन उसका बेसिक क्या है? अगर आप बेसिक नहीं पढ़ेंगे तो आप ऑप्शन में वहां पे कंफ्यूज जाएंगे। ऑप्शन समझने बहुत जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे रंगवाली पिछौड़ी है तो अल्मोड़ा प्रसिद्ध है, सबको पता है, लेकिन प्रश्न आ गया कि पिछौड़ा क्या है? एक परिधान है, एक गीत है, एक नृत्य है, या कोई व्यंजन है? तो वहां पर आप घूम जाएंगे दोस्तों। तो आपको याद रखना है, एक परिधान है या एक वस्त्र है। ठीक है, अगला हमारा तीसरा प्रश्न है कि ब्राह्मणों पर कुसही नामक कर किसके द्वारा लगाया गया था? तो गोरखाओं के द्वारा ब्राह्मणों पर कुसही नामक कर लगाया गया था। किसके द्वारा? गोरखाओं के द्वारा। ठीक है, तो गोरखाओं के द्वारा उत्तराखंड में कुमाऊं और गढ़वाल दोनों पर शासन किया गया और कई प्रकार के कर भी लगाए गए थे। ठीक है, तो कुसही कर ब्राह्मणों पर लगता था। ऐसे एक था क्या? टांड कर या तान कर। टांट कर या तान कर हमारा कपड़ा बुनकर ऊपर लगता था। क्या? कपड़ा बुनकर। इसी प्रकार से रहता कर, यानी कि गांव छोड़कर जाने वाले पर रहता कर लगाया जाता था। मांगा कर, जैसे कि सैन्य शक्ति कभी युद्ध के समय पे जो मांगा कर मांगा जाता था। इसी के साथ साथ दस्तूर कर, सुबांगी दस्तूर कर, दौनिया कर, पंगरी कर, इस प्रकार के सभी कर लगाए जाते थे गोरखाओं के द्वारा। और इन करों के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं, उत्तराखंड के इतिहास वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। अब थोड़ा सा गोरखा राजवंश के ऊपर जान लेते हैं कि गोरखाओं द्वारा कुमाऊं पर या उत्तराखंड पर सबसे पहले आक्रमण कब किया था? 1790 में गोरखाओं के द्वारा कुमाऊं पर आक्रमण किया जाता है। और 1790 में होता है क्या? हवाला बाग का युद्ध, या हवाल बाग का युद्ध, जो कि अल्मोड़ा के हवलबाग नामक या पहाड़ी पर होता है, जिसमें क्या होते हैं? गोरखाओं का और चंद राजवंश के अंतिम शासक महेंद्र चंद के बीच में युद्ध होता है और महेंद्र चंद इस युद्ध को हार जाता है और गोरखों का कुमाऊं पर अधिपत्य हो जाता है। और 1790 से लेकर 1815 तक लगभग 25 साल गोरखों के द्वारा कुमाऊं पर शासन किया जाता है। और वहीं गोरखों के गढ़वाल पर आक्रमण कब होता है? तो 1791 में सबसे पहले गोरखों का गढ़वाल पर आक्रमण होता है और वहां पर होती है लंगूरगढ़ की संधि, लंगूरगढ़ की संधि। ठीक है, और उसके बाद में 1804 में गोरखाओं का फिर से गढ़वाल पर आक्रमण होता है और 1804 में यहाँ पे खुलबुड़ा के युद्ध में प्रद्युम्न शाह की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद में 1804 से लेकर 1815 तक गढ़वाल पे लगभग 11 साल या 10.5 साल क्या होते हैं? गोरखों का आधिपत्य रहता है और इस इतने टाइम तक यहाँ पे गोरखे शासन करते हैं। ठीक है, तो गोरखाओं का इतिहास मैंने आपको डिटेल्स में बता भी रखा है, तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं। एक बार यहाँ से प्रश्न ये भी पूछा चुका है कि गोरखों के उत्तराखंड आक्रमण पर नेपाल का राजा कौन था? इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। तो नेपाल का राजा इस टाइम पे था रण बहादुर शाह, रण बहादुर शाह। और गोरखों ने जब गढ़वाल जीता तो गढ़वाल जीतने पर उसका राजा कौन था? वो था गीवाण युद्ध विक्रम शाह। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। जब तक आप डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन फिर भी आप याद करने की कोशिश कीजिएगा। अगला प्रश्न है, उस नदी का नाम बताइए जिसको अपनी सीमा बनाने के लिए कुमाऊं और गढ़वाल की सेना युद्धरत रहते थे। तो पश्चिमी रामगंगा उस नदी का नाम है। यूकेपीएससी के द्वारा यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो पश्चिमी रामगंगा नदी के किनारे काफी युद्ध हुए कुमाऊं और गढ़वाल के शासकों के, इस कारण पश्चिमी रामगंगा काफी महत्वपूर्ण नदी हो जाती है। ठीक है, अब देखिए, पश्चिमी रामगंगा को शास्त्रों में या हम कह सकते हैं स्कंद पुराण में क्या कहा गया है? रथवाहिनी नदी कहा गया है। और यह भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है कि रथवाहिनी नदी किसे कहा जाता है? पश्चिमी रामगंगा को कहा जाता है। और यह इतिहास की दृष्टि से भी हमारी काफी महत्वपूर्ण नदी है, क्योंकि इसी नदी को अपनी सीमा बनाने के लिए कुमाऊं और गढ़वाल के शासक लगातार क्या रहते थे? युद्धतर रहते थे। अब यहीं से बात आती है कि इस पश्चिमी रामगंगा का उद्गम कहां से होता है? तो दूधातोली पर्वत श्रृंखला से, दूधातोली पर्वत श्रृंखला से पश्चिमी रामगंगा नदी का उद्गम होता है। ठीक है, जो कि पौड़ी गढ़वाल रेंज, वैसे दूधातोली पर्वत श्रृंखला उत्तराखंड के 3 जनपद अल्मोड़ा, चमोली और पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है। और दूधातोली पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत जो पौड़ी गढ़वाल वाली रेंज है, वहां से उद्गम होता है किसका? पश्चिमी रामगंगा नदी का। और दिवाली खाल नामक स्थान को माना जाता है जहां से इसका उद्गम माना जाता है। ठीक है, और ये पश्चिमी रामगंगा नदी देखिए कहां से बहती है?
दूधातुली से उसका उद्गम हुआ, गैरसैंण, चौखुटिया, अल्मोड़ा, पौड़ी यहाँ पे बहती है। उसके बाद में कालागढ़ से होकर ये राज्य से बाहर हो जाती है और एक गंगा की सहायक नदी के रूप में भी इसे जाना जाता है। और पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि बिनो, गगास और बिरमा, ये सही क्या है, पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदियां है। इतने पॉइंट आपको यहाँ से नोट करने हैं। पांचवा प्रश्न, उत्तराखंड में दिव्य शिला मंदिर कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में दिव्य शिला मंदिर यमुनोत्री उत्तरकाशी में स्थित है। तो दिव्य शिला मंदिर उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है और यमुनोत्री नामक स्थान पर स्थित है। अब यहीं से प्रश्न आता है कि उत्तराखंड में यमुनोत्री मंदिर कहाँ स्थित है? तो यमुनोत्री मंदिर भी उत्तरकाशी में ही स्थित है। अब आपको बताना है कि यमुनोत्री मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? मैं पहले अपने मंदिर निर्माण वाली वीडियो में ये आपको बता चुका हूं। तो यमुनोत्री मंदिर का निर्माण किसने कराया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बता दें। यमुनोत्री मंदिर के साथ साथ ही गंगोत्री मंदिर, चार धामों में से दो धाम गंगोत्री और यमुनोत्री कहाँ स्थित है? यह उत्तराखंड में उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। कहां पे? उत्तरकाशी जनपद में ही स्थित है। और उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या था? बाड़ाहाट। बाड़ाहाट। भागीरथ शिला कहां स्थित है? भागीरथ शिला, तो भागीरथ शिला भी कहां स्थित है? बाड़ाहाट में ही स्थित है। अब यहीं से एक और प्रश्न इंपोर्टेंट है दोस्तों, अभी हाल ही में फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में पूछा चुका है कि उत्तराखंड के कौन से ग्लेशियर को उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा जीवित ग्लेशियर का दर्जा दिया गया? तो गंगोत्री ग्लेशियर और यमुनोत्री ग्लेशियर को उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा जीवित ग्लेशियर का दर्जा दिया गया है। और कब दिया गया था? शायद 2018 का ये डिसीजन था और उत्तराखंड हाईकोर्ट के द्वारा इसे जीवित ग्लेशियर या जीवित मानव का दर्जा दिया गया था, गंगोत्री और यमुनोत्री ग्लेशियर को। ठीक है, हाईकोर्ट का ये कहना था कि जिस प्रकार से आप एक मानव की इज्जत करते हैं उसी प्रकार से ग्लेशियर की भी इज्जत कीजिए और नदियों की भी इज्जत कीजिए। तो गंगा और यमुना नदी को भी जीवित मनुष्य या जीवित ग्लेशियर का दर्जा दिया गया था। तो ये चार चीजें आपको याद रखनी है। गंगोत्री ग्लेशियर और यमुनोत्री ग्लेशियर कहाँ है? उत्तरकाशी में स्थित है और इन्हीं दोनों ग्लेशियर को क्या गया था? जीवित ग्लेशियर का दर्जा भी दिया गया था। अगला छठा प्रश्न है, उत्तराखंड में इगास या एगास क्या है? तो उत्तराखंड में इगास या एगास क्या है? एक लोक पर्व है जिसे हम छोटी दीपावली के नाम से जानते हैं। छोटी दीपावली के नाम से जानते हैं और दिवाली के 11वें दिन इस इगास या एगास पर्व का आयोजन किया जाता है। इगास या एगास क्या है? ये लोक पर्व है या इसे आप कह सकते हैं छोटी दिवाली। इस दिन क्या होता है कि बैलों के सर पर क्या होता है? फुन बांधते हैं, फुन, ताकि और मटके वटके लगाते हैं, वही सब चीजें। ठीक है, आगे बात करते हैं। सातवां प्रश्न, कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो 31 मार्च 1976 को कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी। यह प्रश्न एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। और कुमाऊं मंडल विकास निगम का मुख्यालय कहां स्थित है? तो नैनीताल में स्थित है। यहीं से एक प्रश्न आता है, गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड GMVNL की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना भी 31 मार्च 1976 को ही की गई थी। गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहां है? वर्तमान में देहरादून में स्थित है। लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी 31 मार्च 1976 को, तो उस टाइम पे गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहां स्थित था? यह स्थित था पौड़ी गढ़वाल में। तो ये पॉइंट आपको डायरेक्टली याद करने हैं। कुमाऊं मंडल विकास निगम का है या गढ़वाल मंडल विकास निगम का है, दोनों की स्थापना 31 मार्च 1976 को हुई थी। कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड का मुख्यालय है नैनीताल में और गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड का मुख्यालय है पौड़ी गढ़वाल या फिर कहां पे आप कह सकते हैं? देहरादून में। ठीक है, वर्तमान में देहरादून में। अगला प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, राज्य के किस जनपद से बद्री विशाल पत्रिका का प्रकाशन होता था? तो बद्री विशाल पत्रिका, अब देखिए बद्री विशाल किसे कहा जाता है? बताइए, बद्री विशाल किसे कहा जाता है? तो जो हमारा बद्री विशाल मंदिर है उसे क्या कहता है? बद्री विशाल कहा जाता है। तो इसमें काफी सारे लोगों ने प्रश्न गलत कर दिया था एग्जाम में, जब पूछा गया था लोगों ने इसमें चमोली मार दिया। लेकिन चमोली कहां से होगा? तो बद्री विशाल जो पत्रिका है इसका प्रकाशन हरिद्वार जनपद से किया जाता है। कहां से? हरिद्वार से किया जाता है। इतना आपको चीजें याद रखनी है। ठीक है, और बद्रीनाथ मंदिर कहां स्थित है? तो यह है चमोली में स्थित है। चार धामों में से प्रमुख धाम के रूप में भी बद्रीनाथ को जाना जाता है। अब बद्रीनाथ से एक प्रश्न आता है, बद्री विशाल आया, बद्री विशाल भी बद्रीनाथ को ही कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहां से एक प्रश्न ये इंपोर्टेंट है कि बद्री विशाल जो मंदिर है ये कहां स्थित है? चमोली में स्थित है। और एक और प्रश्न यहां से इंपोर्टेंट आता है कि बद्री विशाल की आरती थी उसके वास्तविक लेखक कौन थे? यानी कि जो बद्रीनाथ की आरती थी या बद्री विशाल की आरती थी, इसके वास्तविक लेखक कौन थे? तो ये कौन थे? धन सिंह रावत जी। कौन थे? धन सिंह रावत जी। अभी तक दोस्तों जो बद्री विशाल की आरती थी उसके लेखक के रूप में जाना जाता था किसे? फखरुद्दीन साहब को। लेकिन अभी हाल ही में एक पांडुलिपि मिली है, 2019 में मिली थी शायद, जिसके अकॉर्डिंग जो बद्रीनाथ में जो आरती है बद्री विशाल जी की, उसके लेखक कौन है? वो है धन सिंह रावत जी। ठीक है, बाकी इसके बारे में ये पांडुलिपि से इसका खुलासा में बताया। और यहीं से एक और प्रश्न पूछा जा चुका है कि जो टिहरी रियासत के राजा थे उनकी उपाधि क्या थी? तो बोलांदा बद्रीनाथ की उपाधि थी। ठीक है, बोलांदा बद्रीनाथ यानी कि बोलता हुआ बद्रीनाथ की उपाधि किसको दी गई थी? टिहरी रियासत के जो राजा थे उन्हें बोलांदा बद्रीनाथ की उपाधि भी दी गई थी। कहीं कहीं आपको परमार राजवंश के राजाओं को भी बोलांदा बद्रीनाथ की उपाधि दी गई थी। और टिहरी रियासत का एक राजा था क्या? सुदर्शन शाह को तो प्रजा बोलंदा बद्रीश ही कहती थी। सुदर्शन शाह के उपनाम के रूप में भी बोलंदा बद्रीश को जाना जाता है। तो परमार राजवंश की या टिहरी रियासत की उपाधि के रूप में भी बोलंदा बद्रीनाथ उपाधि को जाना जाता है, यानी कि बोलता हुआ बद्रीनाथ। इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है BEG यानी कि बंगाल इंजीनियरिंग एंड ग्रुप सेंटर उत्तराखंड में कहां स्थित है? तो बंगाल
इंजीनियरिंग एंड ग्रुप सेंटर उत्तराखंड में रुड़की में स्थित है, रुड़की में। अब यहां से प्रश्न आता है कि बंगाल इंजीनियरिंग एवं ग्रुप सेंटर की स्थापना कब हुई, तो 1803 में इसकी स्थापना हुई थी और इसी का प्राचीन नाम था क्या, द बंगाल सैम्पर्स एंड माइनर्स। दी बंगाल सैम्पर्स एंड माइनर्स की स्थापना कब हुई थी, तो ये भी 1803 में ही हुई थी। तो प्रश्न आपसे इस प्रकार से बन सकता है, बंगाल सैम्पर्स एंड माइनर्स का मुख्यालय कहां स्थित है, तो ये रुड़की में स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1803 में। ठीक है, अब यहां से एक प्रश्न आता है, इसका मुख्यालय तो रुड़की में है, तो इसका मुख्यालय रुड़की बना कब, तो इसका मुख्यालय रुड़की बना कब, 1853 में। तो बंगाल इंजीनियरिंग एवं ग्रुप सेंटर का मुख्यालय रुड़की कब बनाया गया, 1853 में बनाया गया था। रुड़की कहां पड़ता है, हरिद्वार जनपद में पड़ता है, तो आप सभी लोगों को ही पता होगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड रहस्य पुस्तक किसकी रचना है, तो उत्तराखंड रहस्य नामक पुस्तक शालिग्राम वैष्णव जी की रचना है, जो कि 1923 में इनके द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न है यहां से कि भैंकल ताल और ब्रह्मा ताल दर्शनीय स्थल उत्तराखंड में कहां स्थित है, तो भैंकल ताल और ब्रह्मा ताल ये दोनों दर्शनीय स्थल उत्तराखंड में चमोली जनपद में स्थित है और इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, इसी के साथ साथ क्या रूपकुंड, जिसे उत्तराखंड की रहस्यमयी ताल या रहस्य ताल या मिस्ट्री लेक के नाम से जाना जाता है, ये भी कहां स्थित है, चमोली में स्थित है। अलकनंदा ताल या सतोपन ताल ये भी कहां है, चमोली में स्थित है। दुग्ध ताल चमोली में स्थित है। होमकुंड चमोली में स्थित है और कई सारी ताल है चमोली में स्थित है। धीरे धीरे हम सभी तालों को भी कवर अप कर लेंगे। और आज का आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है दोस्तों कि कत्यूरी राजवंश की प्रशासनिक व राजस्व व्यवस्था प्रणाली किसके समान थी, तो कत्यूरी राजवंश या हम कह सकते हैं कि कत्यूरी राजवंश ने जो अपनी राजस्व प्रणाली थी या प्रशासनिक व्यवस्था थी वह किसके समान लागू की थी, या किसके समान या किसकी प्रशासनिक व्यवस्था को देखकर उन्होंने अपनी व्यवस्था भी लागू उसी प्रकार से करी थी, गुप्त वंश की, मौर्य वंश के, शुंग वंश के या फिर सातवाहन वंश के। इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज की वीडियो में तय करते हैं दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें, हमारी वीडियो को कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। और चैनल आप जितना शेयर करेंगे, जितने ज्यादा लोग आप वीडियो देखेंगे, उतना ही हमारा मोटिवेशन मिलेगा और उतनी ही अच्छी वीडियो बनाने का हम प्रयास करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम।